दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नई योजना के साथ कैदखाने में प्रवेश। अचानक आकर्ष के मन में एक विचार आया। उसने वरिष्ठ धनुष को संदेश भेजकर कहा, वरिष्ठ, अगर मैं उन दोनों को जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करूं तो क्या आप जलंधर महल के उपवेग मंडल के योद्धाओं को रोकने में मेरी सहायता करेंगे? मेरे पास कम से कम 6 उपवेग मंडल के योद्धा हैं जिन्होंने पृथ्वी के सिद्धांत को समझा है। वह भी मेरी मदद करेंगे, लेकिन संख्या अभी भी कम है क्योंकि जलंधर महल के पास कुल 9 उपवेग मंडल के योद्धा है। कुछ ही पलों के बाद वरिष्ठ धनुष की तरफ से जवाब आ गया, जलंधर महल के महल प्रमुख की ताकत मुझसे थोड़ी ज्यादा है, फिर भी मैं उसे कुछ समय तक रोक सकता हूं, लेकिन मैं केवल उसी का सामना कर सकता हूं। तुम जिन 6 उपवेग मंडल के योद्धाओं की बात कर रहे हो, वह जलंधर महल के बाकी के 8 उपवेग मंडल के योद्धाओं के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। मैं हमारे देवतल के कुछ उपवेग मंडल के योद्धाओं से मदद मांग सकता हूं, लेकिन इसकी संभावना न के बराबर है कि वह मदद करने के लिए यहां तक आएंगे, क्योंकि इसमें उनकी जान का जोखिम है। अगर हमें सफल होना है तो कम से कम 2 और उपवेग मंडल के योद्धाओं की आवश्यकता होगी। हालांकि वरिष्ठ धनुष के कुछ करीबी दोस्त भी उपवेग मंडल के योद्धा थे, लेकिन वो मदद के लिए तब तक नहीं आ सकते थे जब तक कि उन्हें पूरी तरह से विश्वास न हो कि आकर्ष सम्राट का उत्तराधिकारी है। 1 या 2 और उपवेग मंडल के योद्धा? यह सुनकर आकर्ष सोच में पड़ गया। आखिर ऐसे शक्तिशाली लोगों को वह कहां से ला सकता था? उसने तुरंत अपने दिमाग में सभी संभावनाएं खंगालनी शुरू कर दी। वरिष्ठ सूर्यन, वरिष्ठ माया। उसके मन में पहला विचार किराडू गुरुकुल के दोनों जुड़वा भाई बहन का आया, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद सिर्फ असहमति में हिला दिया। नहीं, वह दोनों ताकतवर जरूर है, लेकिन दोनों की मिली हुई ताकत भी एक सामान्य उपवेग मंडल के योद्धा के बराबर है। जलंधर महल के शक्तिशाली लोगों के सामने वह टिक नहीं पाएंगे। उसके मन में अगला विचार अपने करकोटक नागों का आया, लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद उसने उन दोनों को भी इस योजना में शामिल न करने का फैसला किया। उन दोनों की ताकत भी एक सामान्य उपवेग मंडल के योद्धा के जितनी थी। क्या वरिष्ठ विद्युत से मदद मांगूं? आखिर में आकर्ष ने अपने खुद के मास्टर के बारे में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसका दिल भारी हो गया। अगर मैंने इस बारे में उन्हें बताया तो शायद बाकी लोगों से पहले वो ही मुझ पर हमला कर दे। जलंधर महल के कैदियों को छुड़ाना एक प्रकार से उनके साथ विश्वासघात था। ऐसे कार्य में भला उसके मास्टर उसकी सहायता क्यों करेंगे? मुझे क्या करना चाहिए? आकर्ष के मन में उथल पुथल मची हुई थी। मेरे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं, और यह भी नहीं पता कि सम्राट को संदेश कब मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो यह भी तय नहीं कि वह मेरी मदद करेंगे। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। महा की मां को बार बार यातनाएं दी जा रही हैं, और उसके पिता भी उसी वजह से पीड़ित हैं। महा अभी भी मृत्यु लोक में मेरा इंतजार कर रही है। उसने मुझसे कहा था कि अगर मुझे भरोसा न हो तो जोखिम ना लूं, वरना वह अपनी जान दे देगी। अब क्या करूं? उसने गहरी सांस ली। उसका दिमाग तेजी से हर संभव उपाय खोजने लगा। करीब 15 मिनट बाद उसकी आंखों में अचानक तेज चमक उभरी। लगता है अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है। यह कहते ही उसने तुरंत वरिष्ठ धनुष को संदेश भेजा,
वरिष्ठ, क्या आप कुछ समय के लिए जलंधर महल के आसपास रुक सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आधे साल बाद आप महल प्रमुख को रोकने में मेरी मदद कर पाएंगे। यह संदेश सुनकर एक पल के लिए तो वरिष्ठ धनुष को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर आकर्ष ऐसी कौन सी योजना बना रहा है कि आधे साल बाद वह उसकी मदद कर पाएंगे। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें अपनी योजना पर इतना भरोसा है? इस पर आकर्ष ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं आपसे यह नहीं कहता। कुछ क्षणों बाद वरिष्ठ धनुष ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं अभी सीमांत देवतल छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। अगले आधे साल तक यहीं जलंधर महल की बाहरी सीमा के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। वैसे तो इस समय उनके मन में कई विचार चल रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आकर्ष अपनी योजना में सफल होगा या नहीं, लेकिन एक बार के लिए वह जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। इधर जानतव देवतल में यह स्थान पूरी तरह से जानवरों के लिए था। सभी देव जीव यहीं पर रहना पसंद करते थे, यह उन्हीं का क्षेत्र था। यहाँ तक कि नाग परिवार भी यहीं पर रहता था। यहाँ पर एक स्थान था, रक्तचंद्र घाटी, जो देवतल की एकदम किनारे पर स्थित था। इस स्थान को यह नाम ऐसे ही नहीं मिला था। यहाँ पर हर समय चंद्रमा दिखाई देता था और पूरा स्थान साल भर खून जैसी लाल धुंध से ढका रहता था। रात के समय आसमान में चंद्रमा भी खून सा लाल चमकता था। इस समय इस घाटी में दो परछाइयां खड़ी थी। पहली परछाई एक सुनहरे रंग के वस्त्र पहने खूबसूरत युवा लड़की की थी, जिसकी आंखों में शरारती चमक थी। वहीं पर दूसरी परछाई भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग अवस्था के आदमी की थी। सुनहरे रंग के वस्त्र पहनी लड़की ने पूछा, एल्डर नवदीप, क्या आपको पूरा यकीन है कि यह जानकारी सही है? बूढ़े आदमी ने बेबस होकर सिर हिलाया और कहा, सुवर्णा, तुम मेरी बातों पर शक क्यों कर रही हो? मैं रक्तचंद्र घाटी के सूचना संचारण विभाग का प्रभारी हूं। मेरी जानकारी गलत कैसे हो सकती है? वह आगे बोला, यह खबर 100% सही है। मध्यांतर देवतल के जनपद में कुछ समय से हर कोई आकर्ष नामक एक योद्धा के बारे में चर्चा कर रहा है। वह हमेशा काले कपड़े पहनता है और बहुत ही प्रतिभाशाली भी है। मैंने उसका एक चित्र भी हासिल किया है। देखो, क्या यही वह व्यक्ति है जिसे तुम ढूंढ रही हो? यह कहते हुए उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक चित्र उस लड़की को दे दिया। कागज के उस टुकड़े पर बने युवक का चित्र भले ही साधारण ढंग से बनाया गया था, लेकिन उसकी व्यक्तित्व की झलक साफ दिख रही थी। वह बेहद आकर्षक और प्रभावशाली लग रहा था। जैसे ही लड़की ने उस चित्र को देखा, उसने तुरंत पहचान लिया, यह सच है, यह आकर्ष भाई ही है। मैंने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया। वह खुशी से झूम उठी। ध्रुव और स्यरा तो बिल्कुल बेकार निकले। आखिर में मुझे ही आकर्ष भाई को ढूंढना पड़ा। उसकी हंसी में खुशी झलक रही थी। दूसरी ओर बुजुर्ग अवस्था का आदमी यह सब देखकर सिर्फ सिर हिलाता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके वरिष्ठ एल्डर को इस पागल सी लड़की से इतना लगाव क्यों है कि उन्होंने उसे अपनी दत्तक पुत्री का दर्जा तक दे दिया था। क्या सिर्फ इसलिए कि दोनों अर्णाव प्रजाति से थे? कुछ देर बाद जब वो लड़की थोड़ी शांत हुई तो उसने तुरंत नाग परिवार में अपने दोस्तों को संदेश भेजा, ध्रुव, स्यरा, जल्दी यहाँ आओ। मुझे पता चल गया है कि आकर्ष भाई कहाँ पर है। नाग परिवार में ध्रुव और स्यरा दोनों अपने साधना स्थल पर साधना में बैठे थे। तभी दोनों को सुवर्णा का संदेश प्राप्त हुआ। जैसे ही दोनों ने आकर्ष नाम सुना, दोनों तुरंत अपने स्थान से खड़े हुए और एक दूसरे से मिलने के लिए पहुंचे।
सुवर्णा कह रही है कि उसे आकर्ष भाई की खबर मिल गई है। उसने हमें रक्त चंद्र घाटी में मिलने के लिए बुलाया है। मुझे भी यही संदेश मिला है, ध्रुव ने शांत स्वर में कहा। उसका स्वभाव भले ही ठंडा और उदासीन था, लेकिन जब वो अपनी बहन के सामने होता था तो उसका यह स्वभाव अपने आप कोमल हो जाता था। कुछ क्षण बाद उसने कहा, तुम एल्डर को इस बारे में बता दो, वह समझ जाएंगी। उन्हें पता है कि आकर्ष भाई कौन है, इसलिए वह हमें जाने से नहीं रोकेगी। स्यरा ने सहमति में सिर हिलाया और फिर तुरंत नाग परिवार के महल के एक कोने में स्थित पर्वत शिखर की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद जब वह वापस लौटी तो वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और महिला थी। उसने भी स्यरा की भांति सफेद रंग के वस्त्र पहने थे। यह थी मंदाकिनी, नाग परिवार या फिर कहे तो नागवंश की चौथी एल्डर। प्रणाम एल्डर, ध्रुव ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। मंदाकिनी ने हल्की मुस्कान के साथ पहले उसके अभिवादन का जवाब दिया, फिर पूछा, मैंने सुना कि तुम्हें अपने आकर्ष भाई के बारे में खबर मिली है, क्या तुम दोनों उससे मिलने के लिए जा रहे हो? हाँ, ध्रुव ने बिना संकोच के जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों से मैं भी ऐसे ही बैठी हूं। परिवार में ज्यादा काम नहीं है। सोच रही हूं तुम दोनों के साथ तुम्हारे भाई से मिलने के लिए चलूं। इसी बहाने मुझे भी पता चल जाएगा कि उसमें ऐसा क्या विशेष है कि तुम दोनों उसकी तारीफ करते थकते नहीं। मंदाकिनी ने कहा, अगर आप हमारे साथ होगी तो हमें बुरे लोगों से ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। स्यरा ने मंदाकिनी की बात का समर्थन करते हुए कहा। वैसे तो मंदाकिनी उसकी मास्टर थी, लेकिन उनके बीच किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं थी। स्यरा उसके साथ बिल्कुल ऐसी बात करती थी जैसे मंदाकिनी उसकी माँ हो। ध्रुव और स्यरा दोनों बहुत ही शुद्ध रक्त के नाग थे। उनका रक्त इतना शुद्ध था कि उन्हें नागवंश का सीधा वंशज माना जा सकता था। जब वह अपने वास्तविक रूप में आते थे तो उनका शरीर का हर हिस्सा अनमोल हो जाता था। ऐसे में अगर किसी बुरे इंसान को इस बारे में पता चल जाता तो लालच में आकर वो उन्हें मारने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता। इसी वजह से दोनों ने मंदाकिनी की बात से बिल्कुल भी आपत्ति नहीं जताई। चलो फिर हम लोग चल रहे हैं तो उस बूढ़े आदमी को भी साथ ले चलते हैं। वह भी कई वर्षों से नागवंश के महल को छोड़कर बाहर नहीं गया है। इसी बहाने उसे भी बाहर घूमने का मौका मिल जाएगा, मंदाकिनी ने कहा। पर उसकी यह बात सुनकर ध्रुव और स्यरा दोनों चौंक पड़े। वे तुरंत समझ गए कि वह किस बूढ़े आदमी की बात कर रही है। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उनके नागवंश का वरिष्ठ एल्डर था। ताकत के मामले में वह नागवंश के 16 सबसे शक्तिशाली उपवेग मंडल के योद्धाओं में तीसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। जैसे ही मंदाकिनी ने अपनी बात खत्म की, अचानक एक लंबा और मजबूत शरीर का मध्य अवस्था का आदमी उनके पास प्रकट हो गया। उसने गहरे सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उसके चेहरे की बनावट काफी तीक्ष्ण थी। क्या बात है? तुमने मुझे संदेश भेजकर इतनी जल्दी में यहाँ पर आने को क्यों कहा? उस मध्य अवस्था के आदमी ने पूछा जो अभी अभी वहां पर प्रकट हुआ था। वैसे तो वो दिखने में मध्य अवस्था का आदमी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके बालों का रंग सफेद पड़ने लगा था। इस वजह से मंदाकिनी उसे हमेशा बुजुर्ग कहती थी। ध्रुव, स्यरा और इनकी रक्त चंद्र घाटी वाली दोस्त तीनों मध्यांतर देवतल जा रहे हैं। मैं भी इनके साथ जा रही हूं। अगर आपके पास समय है तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं, मंदाकिनी ने सहज भाव के साथ जवाब दिया। मध्यांतर देवतल इस बारे में सुनकर वरिष्ठ एल्डर कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गए। शायद उन्हें कुछ याद आ गया था।
कुछ देर के बाद उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ठीक है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मैं भी खाली ही बैठा हूं। इसी बहाने मुझे भी घूमने का अवसर मिल जाएगा। अब इसके बाद चारों एक साथ वहां से एक ऊर्जा की तरंग में बदले और गायब हो गए। कुछ देर बाद चारों रक्तचंद्र घाटी की सीमा में प्रकट हुए। सुवर्णा वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने ध्रुव और स्यरा के साथ मंदाकिनी को देखा, वह हैरान रह गई। उसने तुरंत ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर ध्रुव और स्यरा से कहा, तुम दोनों ने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ वरिष्ठ मंदाकिनी भी आ रही है? सिर्फ इतना ही नहीं, तुम तो अपने नागवंश के वरिष्ठ एल्डर को भी लेकर आ गए। वह हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ आए हैं। स्यरा ने जवाब दिया। इसके बाद यहां से सभी नजदीकी स्थानांतरण बिंदु की तरफ रवाना हो गए। वहां से मध्यांतर देवतल में जाने में उन्हें थोड़ा ही समय लगा। एल्डर नवदीप ने सुवर्णा को पहले ही बता दिया था कि आकर्ष किस गुरुकुल में था, इसलिए सभी किराडू गुरुकुल के लिए निकल पड़े। जब वह गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो सुवर्णा ने कहा, एल्डर नवदीप की जानकारी के मुताबिक आकर्ष भाई किराडू गुरुकुल के सूर्य खड्ग विभाग के शिष्य बने हैं। इस समय भी उन्हें यहीं पर होना चाहिए। सुवर्णा की इस बात पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि सभी का ध्यान किराडू गुरुकुल की कड़ी सुरक्षा पर था। हालांकि वरिष्ठ एल्डर दुर्वास अपनी ताकत के साथ आसानी से इस सुरक्षा को तोड़कर भीतर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस तरह से जबरदस्ती अंदर जाना ठीक नहीं था। वह यहाँ पर लड़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि एक मेहमान के रूप में मिलने के लिए आए थे। स्यरा ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह किराडू गुरुकुल तो बस एक प्रथम श्रेणी का गुरुकुल है, फिर इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत कैसे है? यहाँ की सुरक्षा तो बिल्कुल किसी उच्च स्तर की ताकत के जैसी है। इस पर मंदाकिनी ने एक मुस्कुराहट के साथ उसे समझाते हुए कहा, स्यरा, भले ही आज के समय किराडू गुरुकुल एक प्रथम श्रेणी की ताकत है, लेकिन एक समय पर यह एक उच्च स्तर की ताकत हुआ करता था। इनका स्तर जरूर गिरा है, लेकिन उनकी सुरक्षा और यहाँ के सारे देवजाल बिल्कुल पहले वाले ही हैं। बल्कि कुछ मायनों में तो उनकी सुरक्षा हमारे नागवंश के महल की सुरक्षा से भी ज्यादा कड़ी है। ओह, इसलिए? स्यरा ने समझते हुए सिर हिलाया। मंदाकिनी ने आगे कहा, इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इनके पास एक ऐसा सूर्य वेग मंडल का योद्धा भी है, जिसकी ताकत उपवेग मंडल के योद्धा के बराबर है। और सूर्य खड्ग विभाग तथा वज्रासी विभाग के विभाग प्रमुख दोनों एक साथ मिलकर किसी भी सामान्य उपवेग मंडल के योद्धा को भी मार सकते हैं। उनकी बातों से साफ था कि उन्हें किराडू गुरुकुल के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। इधर जलंधर महल में अंगारा कैदखाने के प्रवेश द्वार पर आखिरकार यह दिन आ ही गया। प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। इससे पहले वह अपनी सारी तैयारियां कर चुका था। उसकी योजना के अनुसार जैसे ही वह कैदखाने में प्रवेश करेगा, उसी की आवाज में दो लोगों को एक संदेश जाने वाला था। इनमें से पहले व्यक्ति थे उसके मास्टर गुरु विद्युत और दूसरा था सूरज। इस संदेश में उन दोनों को यह बताया जाने वाला था कि उसे एक ऐसी जगह मिली है जहां पर एक दिव्य तत्व हो सकता है। आकर्ष को पूरा विश्वास था कि जब सूरज और उसके मास्टर को यह संदेश मिलेगा तो दोनों में से कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। सूरज अपने मास्टर वरिष्ठ हर्षवर्धन को भी इस बारे में सूचित जरूर करने वाला था। अब एक दिव्य तत्व उपवेग मंडल के योद्धाओं के लिए भी बहुत महत्व रखता था। इसलिए पूरी संभावना थी कि संदेश मिलते ही वरिष्ठ हर्षवर्धन और उसके मास्टर गुरु विद्युत दोनों ही जलंधर महल छोड़कर उस स्थान के लिए निकलने वाले थे।
जिस जगह को लेकर संदेश भेजा जाने वाला था वह जगह जलंधर महल से इतनी दूर थी कि वहां पर जाकर आने में एक उपवेग मंडल के योद्धा को भी कम से कम 10 दिन का समय लगने वाला था। इतना समय आकर्ष के लिए महा के माता पिता को बचाने के लिए पर्याप्त था। माफ करना मास्टर, मेरा इरादा आपको धोखे में रखने का नहीं है, लेकिन इस समय मैं मजबूर हूं। अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा। एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा और फिर कैदखाने के भीतर प्रवेश कर लिया। उसे पता था कि एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद बाहरी दुनिया से उसका संपर्क लगभग टूट जाएगा, इसलिए उसने पहले ही एक तीसरे व्यक्ति के पास संदेश भेज दिया था। यह तीसरा व्यक्ति आकर्ष के दिए 2 प्राण ऊर्जा वाले मोतियों से वरिष्ठ विद्युत और सूरज को संदेश भेजने वाला था। यह व्यक्ति किसी की भी आवाज निकाल सकता था। आकर्ष ने उसको कीमत देकर अपने लिए काम करने पर मना लिया था और अब यह आकर्ष की आवाज में दोनों को संदेश भेजने वाला था। मैं अब प्रवेश करने वाला हूं। 1 घंटे बाद मेरी आवाज की नकल करके उन दोनों लोगों को संदेश भेजना जिनके मोती मैंने तुम्हें दिए हैं। ध्यान रहे कोई गलती मत करना, आकर्ष ने कहा। चिंता मत कीजिए, मैं इस काम को बिना किसी गलती के पूरा करूंगा। दूसरी तरफ से व्यक्ति का जवाब आया। यह जवाब सुनने के बाद आकर्ष ने अंगारा कैदखाने के देवजाल में प्रवेश कर लिया। इसी के साथ उसका संपर्क बाहरी दुनिया से टूट गया। अंदर उसने अपना टोकन दिखाया और सीधे आंतरिक विभाग के कार्यालय की तरफ रवाना हो गया। जलंधर महल की सीमा से बहुत दूर एक छोटा सा कस्बा था। एक छोटा बाजार जहां के एक रेस्टोरेंट से एक युवक बाहर निकल रहा था। उसका हुलिया थोड़ा आवारा सा था, लेकिन देखने में बुरा नहीं लगता था। वह खुशी खुशी सीटी बजाते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। वाह, सिर्फ किसी की आवाज की नकल करके ही इतने सारे देव क्रिस्टल कमा लिए। बस ऐसे ग्राहक कुछ और मिल जाए तो भविष्य में इसे ही अपना धंधा बना लूंगा। खुश होते हुए वो जा रहा था कि तभी वो रहा। यही है मनीष, पकड़ो इसे। तो ये हमारे नाक के नीचे ही छिपा हुआ था। आखिरकार मिल ही गया। सोचा नहीं था कि ये इतने छोटे कस्बे में छिपेगा। ये आवाजें सुनते ही उस युवक का चेहरा बदल गया, क्योंकि मनीष वही था। इन्होंने मुझे यहां कैसे ढूंढ लिया? बिना पीछे मुड़े ही उसने अपने आप से कहा। उसके काम ही ऐसे थे कि उसने कई लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। बिना समय गवाए वो सीधा एक ऊर्जा की तरंग में बदला और वहां से भागने की कोशिश की। स्वुश स्वुश स्वुश। हालांकि उसकी रफ्तार कम नहीं थी, लेकिन उसके पीछा करने वालों की गति उससे भी तेज थी। कुछ ही पलों में कुछ लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसका रास्ता रोक लिया। वहीं कुछ पीछे खड़े हो गए ताकि वह दूसरी दिशा में भी भाग न सके। वे उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। मनीष का चेहरा उतर गया। वह कुछ कहकर अपनी जान बचाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसको घेरने वाले लोग उस पर टूट पड़े। अकेला मनीष उनका क्या कर सकता था? कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद उन लोगों ने उसकी जादुई अंगूठी को अपने नियंत्रण में ले लिया और अंदर की चीजों को देखने लगे। अंदर 3 मोती भी थे, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। बाकी का सारा कीमती सामान लेकर वह वहां से निकल गए। इधर आकर्ष को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति को उसने अपनी आवाज की नकल करने के लिए रखा था वह पहले ही मारा जा चुका है। कहते हैं, जब किस्मत खराब हो तो हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति का भी शेर शिकार कर लेता है, और आज आकर्ष के साथ भी ऐसा ही हो रहा था।
मनीष के मरने का मतलब यह था कि विद्युत और सूरज के पास किसी भी प्रकार का कोई संदेश नहीं पहुंचा था, यानी कि विद्युत और वरिष्ठ हर्षवर्धन दोनों अभी भी महल में ही थे। यहीं पर आकर्ष की योजना विफल हो चुकी थी, पर उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। वह तो इस समय कुछ लोगों के साथ निरीक्षक के तौर पर कैद खाने के भीतर आया हुआ था। उसके सहित वहां पर 4 परम शिष्य और 2 एल्डर थे। इनमें से एक को आकर्ष जानता था। यह एल्डर शरद थे, जिसने पहली बार उसकी और महा की जेल में सैर करवाई थी। तुम अकेले क्यों हो? महा कहाँ पर है? एल्डर शरद ने आकर्ष से पूछा। वह अभी गहरी साधना में है, इसलिए नहीं आई, आकर्ष ने जवाब दिया। एल्डर शरद ने उसकी बात पर कोई शक नहीं किया और सिर हिलाया। फिर उसने अपने पास खड़े दूसरे एल्डर का परिचय कराया। आकर्ष, ये हैं एल्डर हीरक। और एल्डर हीरक, ये हैं आकर्ष, हमारे महल का हाल ही में प्रसिद्ध हुआ परम शिष्य। परिचय सुनकर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इसी बीच वहीं पर खड़ा एक और परम शिष्य गहरी सोच में पड़ गया। महा यहाँ पर क्यों नहीं है? यह परम शिष्य कोई और नहीं बल्कि ललित था, विभाग प्रमुख रुचिका का बेटा। जब आकर्ष ने उसको देखा तो एक पल के लिए वह भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ललित यहाँ पर आएगा, पर उसे यह समझ में आ गया था कि उसके यहाँ पर आने का कारण क्या है। आकर्ष के लिए तो यह अच्छा ही था, क्योंकि जब वह यहाँ के कैदियों को आज़ाद करने वाला था तो इसी का फायदा उठाकर वह ललित का भी काम तमाम कर सकता था। सभी निरीक्षकों को 2-2 के समूह में काम करना पड़ता था। आकर्ष ने ललित के साथ जोड़ी बनाने की इच्छा जताई, लेकिन ललित ने इसके लिए तुरंत बना कर दिया। इस वजह से आकर्ष को एल्डर शरद के साथ जोड़ी बनानी पड़ी। वरिष्ठ, मैं अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि करने की कगार पर हूँ। क्या हम किसी शांत मंजिल पर जा सकते हैं, जहाँ पर मुझे थोड़ी साधना करने का समय मिल जाए? आकर्ष ने एल्डर शरद से कहा। एल्डर शरद ने इसके लिए तुरंत हामी भर दी। किसी को भी एक पल के लिए शक नहीं हुआ कि आकर्ष झूठ बोल रहा है। सबसे शांत मंजिल फिलहाल के लिए तीसरी मंजिली थी, जहां पर उपवेग मंडल के योद्धा कैद थे। 6 कैदी उपवेग मंडल के योद्धा। तीसरी मंजिल पर जाने के लिए स्वाभाविक रूप से दूसरी मंजिल से होकर गुजरना पड़ता था। जब आकर्ष दूसरी मंजिल से होकर गुजर रहा था, तब उसकी नजर वहां पर के महा के माता पिता पर गई। प्राजक्ता, महा की मां, अभी भी बेहोश थी। उसके शरीर पर इस बार अलग अलग तरह के घाव थे, जो साफ बता रहे थे कि उसे फिर से यातना दी गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर आकर्ष का खून खौलने लगा, लेकिन फिलहाल के लिए उसने अपने इरादे अपने चेहरे पर स्पष्ट नहीं किए। जब वह महा के पिता लक्षित की कोठरी के पास पहुंचा तो उसने जल्दी से ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर उन्हें सूचित करते हुए कहा, वरिष्ठ, बस मुझे थोड़े दिनों का समय दे दीजिए। बस कुछ ही दिनों में आप यहां से आजाद होंगे। इस समय लक्षित अपनी आंखें बंद करके साधना कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने यह संदेश सुना, उनकी भौहें हल्की सी हिलीं। उन्हें पहले लोगों के आने का आभास हुआ था, लेकिन देवजाल के कारण वह उनकी आभा को महसूस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि आने वाला व्यक्ति आकर्ष है। अब जब उन्हें पता चला कि आकर्ष आया है तो उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी भी साथ होगी। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो पाया कि उनकी बेटी महा वहां नहीं थी। कोई मूर्खता मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सोचा है कि महा का क्या होगा? उन्होंने संदेश भेजकर आकर्ष को समझाने की कोशिश की। भले ही उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन उन्हें यह साफ समझ आ गया था कि उनकी बेटी इस युवक से कितना गहरा प्रेम करती है। ऐसा प्रेम जिसमें इंसान मरने से भी पीछे नहीं हटता।
वरिष्ठ, मुझे अपनी योजना पर विश्वास है। मैं यहाँ पर ज्यादा समय के लिए नहीं रुकूंगा, इसलिए अभी आपसे जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक तरीका है जिससे आप अपने कैदखाने के अंदर की तरफ लगे देव अभिलेखों को निष्क्रिय कर सकते हैं, आकर्ष ने कहा। इसके बाद बिना लक्षित के जवाब का इंतजार किए उसने वह तकनीक बतानी शुरू कर दी जिससे देव अभिलेख को अंदर की तरफ से निष्क्रिय किया जा सकता था। यह तकनीक आकर्ष को दिव्यजल ने सिखाई थी। तकनीक बताने के बाद उसने अपनी पूरी योजना विस्तार से बताई कि किस तरह से वह तीसरी मंजिल पर मौजूद उपवेग मंडल के योद्धाओं को आजाद करवाने वाला है। यह सब सुनकर लक्षित हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी का चुना हुआ व्यक्ति इतनी दूर तक योजना बना चुका है। मैं समझ गया। पूरी योजना जानने के बाद उन्होंने बस यह 3 शब्द कहे और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। इसी बीच आकर्ष और एल्डर शरद सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। आकर्ष, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो अपनी साधना अभी शुरू कर सकते हो। मैं तब तक यहाँ के देव अभिलेखों और देव जालों की जांच कर लेता हूँ। एल्डर शरद ने आकर्ष से कहा। असल में तीसरी मंजिल की निगरानी करने वालों का सबसे महत्वपूर्ण काम यही था, यह सुनिश्चित करना कि देव जालों और देव अभिलेखों में कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई भी असामान्यता मिलती है तो तुरंत जलंधर महल के उच्च अधिकारियों को सूचना देनी जरूरी होती है ताकि गड़बड़ को हाथों हाथ ठीक किया जा सके। नहीं, मुझे जल्दी तो है पर इतनी जल्दी भी नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी भूल जाऊं। मैं आपके साथ ही चलता हूं और सीखता हूं कि सारे देव अभिलेखों और देवजालों की जांच कैसे होती है। आकर्ष ने जवाब दिया। साधना करने का तो वैसे भी उसका इरादा नहीं था। उसका इरादा उन 6 कैदियों के करीब जाकर उनसे बात करने का था। आकर्ष की पहचान और उसके स्वभाव को देखते हुए एल्डर शरद को उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया और फिर आकर्ष को लेकर कमरों के करीब जाने लगे। उन्होंने उसे समझाना शुरू किया कि किस तरह से जांच करनी होती है। आकर्ष बस ऊपर ऊपर से उनकी बातों का जवाब देता रहा। उसका पूरा ध्यान तो कोठरियों में बंद लोगों पर था। वहां पर 3 लोग वही थे जिसको उसने पहले भी देखा था। एक बलशाली आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत। हालांकि पहले जो युवा व्यक्ति था वह इस समय वहां नहीं था। आकर्ष ने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत से संपर्क करने का फैसला किया। उसने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर कहा, दादी, मेरे पास आपको आजाद करने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए मुझे बाकी 5 वरिष्ठों का सहयोग चाहिए होगा। बूढ़ी औरत जो आंखें बंद करके बैठी थी, इस संदेश को सुनकर उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। जब उसकी नजर आकर्ष पर पड़ी तो उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव नजर आने लगा। सिर्फ तुम अकेले हम सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? आकर्ष ने उसके शब्दों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और शांत स्वर में कहा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। इसके बाद उसने विस्तार से वह तरीका समझाया जो उसे दिव्यजल ने सिखाया था, देवजाल को तोड़ने का तरीका। हालांकि उस बूढ़ी औरत को देवजाल का निर्माण करना नहीं आता था, लेकिन एक उपवेग मंडल के योद्धा के रूप में उसे देवजाल के बारे में सामान्य से कहीं अधिक ज्ञान था। आकर्ष की बात सुनने के बाद उसने महसूस किया कि यह योजना वास्तव में काम कर सकती है, लेकिन उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। पहले उसने वह सवाल पूछा जो उसे सबसे जरूरी लग रहा था, तुम हमें आजाद क्यों करना चाहते हो? उसे अच्छी तरह पता था कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। वह इस बात को मान ही नहीं सकती थी कि आकर्ष बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद कर रहा होगा। आकर्ष ने बिना घुमाए फिराए जवाब दिया, दादी,
आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। आप सभी की मदद करने के पीछे स्वाभाविक रूप से मेरा एक कारण है। इससे आपको या बाकी लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं दूसरी मंजिल से 2 लोगों को बचाना चाहता हूं, लेकिन केवल अपनी ताकत के सहारे यह संभव नहीं है। इसलिए मुझे आप सबकी मदद लेनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग जलंधर महल के उपवेग मंडल के योद्धाओं को कुछ समय के लिए रोकें। बूढ़ी महिला ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, हमारी तरफ सिर्फ 6 लोग हैं, जबकि जलंधर महल के पास 9 उपवेग मंडल के योद्धा हैं। इसके अलावा उनमें से कुछ हमसे ज्यादा शक्तिशाली भी हैं। अगर वे 9 के 9 एक साथ आ जाए, तो हम 6 लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बाकी सबका भूल जाओ, अकेला महल प्रमुख देवांश ही हम में से 2-3 को रोकने के लिए काफी है। उस महिला ने जब महल प्रमुख देवांश का नाम लिया तो उसकी आंखों में हल्का सा भय भी नजर आने लगा। यहाँ पर आकर्ष ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैंने महल प्रमुख देवांश को रोकने के लिए पहले ही इंतजाम कर लिया है। बूढ़ी महिला यह सुनकर चौंक गई। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कह रहे हो कि तुमने महल प्रमुख देवांश को रोकने के लिए किसी का इंतजाम किया है? कौन है वह? तुम्हें पता होना चाहिए कि महल प्रमुख देवांश की ताकत का सामना कोई सामान्य उपवेग मंडल का योद्धा नहीं कर सकता है। दादी, मैं उनका नाम तो बता दूंगा, लेकिन शायद आपने उनका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि वह यहाँ से नहीं बल्कि खड्ग देवतल के योद्धा है। उनका सीधा संबंध वहां के सम्राट के महल से है। आकर्ष ने जवाब दिया। खड्ग देवतल के सम्राट के महल का योद्धा? बूढ़ी महिला कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। फिर एकदम से उसने कहा, क्या संयोग है, मैं भी वहीं की हूं। जब मैं सीमांत देवतल आई थी, तब मैंने जलंधर महल के कुछ लोगों को मार दिया था, इसलिए मुझे यहाँ कैद कर लिया गया। अगर खड्ग देवतल के सम्राट के महल का कोई नया योद्धा यहाँ पर आया है, तब तो मैं उसके बारे में नहीं जानती। लेकिन अगर कोई पुराना योद्धा है, तो मुझे उसके बारे में पक्का पता होगा। बताओ, तुमने मदद के लिए किसे बुलाया है? वरिष्ठ धनुष को, आकर्ष ने जवाब दिया। धनुष? यह सुनकर बूढ़ी औरत की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। लड़के, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम सच में धनुष को अपनी मदद के लिए यहाँ लाए हो? महिला ने पूछा। दादी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? सोचकर देखिए, अगर आप लोग पकड़े जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? क्या मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता है? आकर्ष ने कहा। यह सुनकर वह बूढ़ी महिला फिर से सोच में पड़ गई। कुछ देर तक तो उसने जवाब नहीं दिया। शायद वह सोच रही थी कि उसे आकर्ष का साथ देना चाहिए या नहीं। कुछ पलों तक आकर्ष को इंतजार करवाने के बाद उसने कहा, अगर धनुष मदद कर रहा है तो तुम्हारी योजना निश्चित रूप से सफल होगी। भले ही धनुष यहाँ के महल प्रमुख से कमजोर है, लेकिन महल प्रमुख में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह धनुष को जान से मार दे। उसे अच्छे से पता है कि धनुष का भाई कौन है। अगर वह यहाँ पर आ गया तो अकेला ही इस पूरे के पूरे जलंधर महल का अस्तित्व मिटा देगा। महल प्रमुख कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह धनुष के बड़े भाई शत्रुघ्न के सामने कुछ भी नहीं है। और जहां तक बात है महल प्रमुख के सीमांत देवतल के सम्राट से संबंध होने की, तो शत्रुघ्न भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसके पीछे खुद सम्राट वेगवानस खड़े हैं। सीमांत देवतल का सम्राट अगर अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी वो सम्राट वेगवानस का कुछ भी नहीं कर सकता। उनको दुश्मन बनाने की बात तो बहुत दूर है। और अभी हाल ही में सम्राट वेगवानस की ताकत में काफी बड़ी वृद्धि हुई है।
बताया जा रहा है कि वह देव बन चुके हैं। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो सभी 81 देवतलों में गिनती के 4 से 5 योद्धा ही होंगे जो उनके सामने टिक सकते हैं। यह सब सुनकर आकर्ष भी चौंक पड़ा। दादी, क्या आप सच कह रही हैं? क्या सच में सम्राट वेगवानस अब एक देव बन चुके हैं? आकर्ष ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। एक पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ था कि वह जो कुछ सुन रहा है वह सच है। बूढ़ी महिला ने सिर सहमति में हिलाते हुए कहा, हाँ। बताया जा रहा है कि असुरतल से लौटने के बाद उन्होंने अपने स्थान पर बैठे दूसरे सम्राट को बड़ी ही आसानी से मार दिया था। हालांकि यह अभी भी एक अफवाह ही है कि वह देव बन चुके हैं, लेकिन इसके सत्य होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी आसानी से उन्होंने नए सम्राट को खत्म किया था, इतनी आसानी से कोई दूसरा योद्धा एक सम्राट को खत्म नहीं कर सकता। ऊपर से जिस सम्राट को मारा गया था वह भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। इतना कहकर महिला ने कुछ क्षणों का विराम लिया, फिर गंभीर स्वर में आकर्ष से कहा, महल प्रमुख को तो धनुष रोक लेगा, लेकिन बाकी के उपवेग मंडल के योद्धाओं का क्या? उनकी व्यवस्था भी मैंने कर ली है। अभी के समय महल में वरिष्ठ विद्युत और वरिष्ठ हर्षवर्धन दोनों ही अनुपस्थित है। आप बस अपने साथियों से बात कीजिए और उन्हें हमारा साथ देने के लिए मनाएं। आकर्ष ने जवाब दिया, ठीक है, मैं उनसे बात करती हूं। पर तुम अपने इस योजना पर कितने दिनों बाद काम करने वाले हो? महिला ने पूछा। मुझे कम से कम 5 दिन का समय लगेगा। अभी तो मैं यहाँ की संरचनाओं को समझ रहा हूँ। इसके बाद इनको निष्क्रिय भी करना होगा। यह सब 1-2 दिन का काम नहीं है। आकर्ष ने जवाब दिया। वैसे इन 5 दिनों के समय को चुनने के पीछे एक और कारण भी था। वह चाहता था कि 5 दिन बाद उसकी योजना शुरू हो ताकि तब तक वरिष्ठ विद्युत और वरिष्ठ हर्षवर्धन जलंधर महल से काफी दूर निकल जाएं। ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश उन्हें पहुंचा दूंगी और उनसे बात भी करूंगी। वे निश्चित रूप से सहयोग करेंगे क्योंकि यह हम सभी के लिए यह एक सुनहरा मौका है। यह कहते हुए उस बूढ़ी महिला की आंखों में उसकी आंखों में चमक उभर आई। आखिरकार यहाँ उनकी आजादी उन्हें वापस मिलने वाली थी। भले ही बाद में उन्हें फिर से कैद कर लिया जाए, लेकिन कम से कम उन्हें इस बात की तो खुशी होने वाली थी कि उन्होंने प्रयास किया। बूढ़ी महिला की सहयोग पूर्ण बातें सुनकर आकर्ष ने भी एक राहत की सांस ली। यही उसकी योजना का तीसरा भाग था। पहले भाग में उसने महा को सुरक्षित बाहर रखा और बाहर से धनुष से मदद मांगी। योजना के दूसरे भाग में उसने वरिष्ठ विद्युत और वरिष्ठ हर्षवर्धन को बाहर भेजकर महल की कुल ताकत में कमी लाने की कोशिश की। और अब योजना का तीसरा भाग शुरू होने जा रहा था, जहां पर वह यहाँ के उपवेग मंडल के योद्धाओं की मदद लेने वाला था। कुछ क्षण बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने बूढ़ी औरत को याद दिलाया, दादी, जब आप मेरा संदेश दूसरों तक पहुंचाएं तो कृपया उन्हें धैर्य रखने के लिए कहें। हमें 5 दिन इंतजार करने की जरूरत इसलिए है ताकि वरिष्ठ विद्युत और वरिष्ठ हर्षवर्धन समय पर वापस आकर जलंधर महल के बाकी उपवेग मंडल के योद्धाओं की मदद न कर सकें। चिंता मत करो, वे पांचों मुझसे भी ज्यादा समय से यहाँ कैद हैं। अगर मैं 5 दिन इंतजार कर सकती हूँ तो वे भी निश्चित रूप से इतना इंतजार तो कर सकते हैं। इतने वर्ष इंतजार किया है तो 5 दिन और सही, बूढ़ी महिला ने जवाब दिया। इधर एल्डर शरद अभी भी देव जाल और देव अभिलेखों का निरीक्षण कर रहे थे। अपना निरीक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने आकर्ष से कहा, यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक प्रकार से काम कर रहा है। हम अगले 4 महीने यही रहेंगे।
उसके बाद हमें पहली या दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाएगा। अभी यहाँ पर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो हम इस समय का उपयोग साधना के लिए कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वह सीढ़ियों के पास वाले एक छोटे से मंच पर पद्मासन की स्थिति में बैठ गए और साधना शुरू कर दी। आकर्ष ने भी उनके पीछे पीछे आंखें बंद की और साधना करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद जरूर की थी, लेकिन वो साधना में नहीं गया। उसने बस दिखावा किया। कुछ क्षणों के बाद उसने दोबारा से अपनी आंखें खोली और ध्यान से कोठरियों को देखने लगा। सिर्फ 5 दिन। हो सके तो मुझे बाकी कैदियों को भी आजाद कर देना चाहिए ताकि और ज्यादा अफरा तफरी मचे। जितने ज्यादा कैदी होंगे, भागने में उतनी ही ज्यादा सरलता होगी, उसने मन ही मन सोचा। लगभग 10 मिनट बाद उसने फिर से उस बूढ़ी महिला के पास संदेश भेजा और पूछा, दादी, क्या आपने मेरा संदेश बाकी लोगों तक पहुंचा दिया? एक बार खुद ही देख लो, बूढ़ी महिला ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष ध्यान से बाकी कमरों की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि 5 उपवेग मंडल के योद्धा अपनी अपनी कोठरियों के भीतर से बाहर आ चुके थे और इस समय उसे ही घूर रहे थे। यहाँ तक कि वह युवक भी, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अब उसका चेहरा भी साफ नजर आने लगा था। इसके अलावा एक थोड़ा मोटा बूढ़ा आदमी भी था जिसे उसने पहले नहीं देखा था। इस समय उनमें से केवल एक ही व्यक्ति अनुपस्थित था। इसी दौरान बूढ़ी औरत ने आकर्ष को संदेश भेजा, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? आकर्ष ने जवाब दिया, दादी, मेरा नाम आकर्ष है। यह सुनकर बूढ़ी महिला ने अब अपना परिचय दिया, मेरा नाम संध्या है। यह बताने के बाद उसने एक एक करके बाकी लोगों का परिचय कराना शुरू किया। सबसे पहले उसने बिखरे हुए सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, बाईं तरफ जो बूढ़ा है उसका नाम कनिष्क है। वह इंसान नहीं बल्कि एक देव जीव है। उसने जो उपाधि हासिल की है उसमें हिरण्य नाम आता है, लेकिन यह कोई हिरण नहीं है। इसका असली रूप एक भेड़िए का है। इसके बाद बूढ़ी महिला ने अन्य उपवेग मंडल के योद्धा का परिचय दिया। वह गंजा और मांसल आदमी तनवीर है और वह मोटा बूढ़ा आदमी इंद्रजीत है। वैसे तो उसने बिजली के सिद्धांत को थोड़ा बहुत समझा है, लेकिन उसकी असली ताकत पृथ्वी के सिद्धांत के साथ है। हम सब ने पृथ्वी के सिद्धांत को ही समझा है, जिस वजह से हमारी सुरक्षा मजबूत है और महल प्रमुख देवांश हमें मार नहीं सकता है। अगर पृथ्वी का सिद्धांत नहीं होता तो देवांश हमें कब का मर चुका होता। इतना कहकर बूढ़ी महिला कुछ क्षण के लिए रुकी और उस ठंडे स्वभाव वाले युवा की ओर देखने लगी। उस युवा की आभा इतनी ठंडी थी कि आकर्ष को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी बर्फ की गुफा में खड़ा हो। इसी समय बूढ़ी औरत की आवाज फिर से आकर्ष के कानों में गूंजी, कनिष्क की तरह यह युवा भी इंसान नहीं है। इसका नाम रोहिताश है। यह एक पुष्प है जो बर्फीली वादियों में पैदा हुआ था। पुष्प के रूप में इसने 10 लाख वर्ष का जीवन गुजारा और उसके बाद कहीं जाकर इस इंसानी रूप धारण करने का अवसर मिला। इसकी ताकत उस व्यक्ति के बाद में दूसरे स्थान पर है जो अभी तक अपनी कोठरी से बाहर नहीं आया है। जो व्यक्ति अभी तक बाहर नहीं आया है उसने न केवल पृथ्वी के सिद्धांत को समझा है, बल्कि वह बर्फ के सिद्धांत को भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि उसके बर्फ के सिद्धांत की समझ पृथ्वी के सिद्धांत से भी कहीं आगे है। इस बर्फ के सिद्धांत की समझ की वजह से ही वह अभी तक जिंदा है। संध्या की बात सुनने के बाद जब आकर्ष ने रोहिताश नामक उस युवा की तरफ देखा तो उस युवा ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर एक अजीब सी मुस्कान दी।
आकर्ष को उसकी इस मुस्कान का कारण समझ में नहीं आया, पर फिलहाल के लिए उसने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। उससे नजरें हटाने के बाद आकर्ष ने उत्सुकतावश उस बूढ़ी महिला संध्या से पूछा, दादी, आप 6 लोगों में जो सबसे शक्तिशाली है, उसकी तुलना महल प्रमुख देवांश से की जाए तो आपको क्या लगता है? क्या वह नसे लड़ सकता है? बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया, देवांश से उसकी तुलना? देवांश उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनकर आकर्ष को काफी आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत पूछा, अगर वह व्यक्ति महल प्रमुख देवांश से ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर अभी तक यहाँ पर कैद क्यों है? वह बाहर क्यों नहीं गया? बूढ़ी महिला ने समझाते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि इस योद्धा की सिर्फ सुरक्षा मजबूत है, जबकि देवांश आक्रामक प्रहार करने में ज्यादा माहिर है। हालांकि इस योद्धा की आक्रामक शक्ति भी कुछ कम नहीं है, लेकिन देवांश की तुलना में वह थोड़ा पीछे है। अगर दोनों खुलकर एक दूसरे का सामना करें और कोई भी दूसरा व्यक्ति इस मुकाबले में हस्तक्षेप न करें तो मुझे लगता है कि वह केवल एक दिन और एक रात में देवांश को हरा देगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय वह उसे हराने ही वाला था कि ठीक उसी समय सीमांत देवतल का सम्राट बीच में आ गया। दोनों की मिली हुई ताकत का सामना यह योद्धा नहीं कर पाया और आखिर में पकड़ा गया। यह योद्धा इतना शक्तिशाली है कि इसको रोकने के लिए सीमांत देवतल के सम्राट को आना पड़ा। आकर्ष ने आश्चर्य से भरे स्वर में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो योद्धा अभी तक सामने नहीं आया वह इतना ताकतवर हो सकता है। बूढ़ी महिला ने आगे कहा, वैसे तुम दोनों में काफी समानता है। समानता? इसका क्या मतलब? आकर्ष ने उत्सुकतावश पूछा। यह भी तुम्हारी तरह यहाँ पर किसी को बचाने के लिए आया था। पहले उसने महल प्रमुख को मनाने की कोशिश की कि वह उस कैदी को छोड़ दे, लेकिन महल प्रमुख ने इसके लिए साफ मना कर दिया। इस वजह से इसको बल का प्रयोग करना पड़ा। जब देवांश को पता चला कि वह इस योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकता है तो उसने सम्राट को संदेश भेजा। हालांकि सम्राट के आने के बाद भी इस योद्धा को कैद कर पाना दोनों के लिए काफी मुश्किल था। इसकी सुरक्षा ऐसी थी कि सम्राट भी इसकी सुरक्षा को भेद नहीं पा रहे थे। पर युद्ध में जीतने के लिए सिर्फ सुरक्षा का मजबूत होना पर्याप्त नहीं है, आप में आक्रामकता भी होनी चाहिए। अफसोस इसके आक्रामक प्रहार सम्राट और देवांश की तुलना में काफी कमजोर थे, जिस कारण आखिर में यह पकड़ा गया। बूढ़ी महिला ने जवाब दिया। अब यह सब सुनकर तो आकर्ष का मन भी इस आखिरी वाले कैदी से मिलने का करने लगा। अच्छी बात यह थी कि उसे इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसने एक युवक को कोठरी से बाहर आते देखा, जो सफेद लंबे वस्त्र पहने हुए था। उसकी उपस्थिति असाधारण थी। पहले पहले तो आकर्ष इस योद्धा से मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक था, पर जैसे ही उसने उसे योद्धा का चेहरा देखा, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह इस योद्धा को अच्छी तरह जानता था। भभाई अभिराज। यह आखिरी योद्धा कोई और नहीं बल्कि अभिराज था, वही रहस्यमयी योद्धा अभिराज जिसने उसे अपनी शस्त्र अंगूठी दी थी और कहा था कि उसे एक दिव्य क्षेत्र में जाकर उसी अंगूठी के जैसी दूसरी अंगूठी को ढूंढकर लेकर आना है।